चलो देखो, नमस्कार। वापस सेकंड वीडियो में अपन मिले। अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले वाली क्लास होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से अपन कोशिश करते हैं। जो मैंने टॉपिक आपको स्टार्ट किया, कुछ बच्चे बताए थे टॉपिक कौन सा। टॉपिक अपन ने ये स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा स्टार्ट किया था अपन ने? लॉ ऑफ डिमांड। ये वाला टॉपिक जो आपका है, ये वाला अपन ने स्टार्ट किया है, ध्यान रख लेना ना। अभी अपन ये लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। और आप देखो, लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा, सप्लाई वाला समझ में नहीं आएगा ना आपको, तो आप ये भूल जाओ कि आप यहाँ पे कुछ भी समझ पाएंगे। इसलिए आपको मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों टॉपिक का डायरेक्ट रिलेशन इस टॉपिक से है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। तो इसलिए आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे समझने हैं। और इसमें देखो, आप देखोगे सिलेबस के अंदर प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर आपके दिया हुआ नहीं है। दो टॉपिक ध्यान रख लेना, एक टॉपिक है प्रोडक्शन चैप्टर और एक चैप्टर है कॉस्ट, एक चैप्टर रेवेन्यू, आगम। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं कि इन टॉपिक के बिना आप ये समझ लो कि ये वाला टॉपिक फिर रटने वाला काम हो जाता है। तो आपके पास 4 महीने पड़े हैं, टाइम अपने को इसमें ज्यादा लग सकता है, लेकिन बाकी वाले टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट बेस पे टॉपिक है, ध्यान रख लेना। तो अपन वापस अपनी क्लास में आते हैं। यहां तक हमने डिस्कस किया था, हमने पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था मांग, डिमांड, जिसमें मैंने सिंपल सी बात आपको बताई थी, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। किसकी करता है? गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करता है। क्यों करता है? या तो उसकी नीड होती है, या उसकी वांट होती है, या फिर क्या होती है? डिजायर। तो ही बंदा डिमांड करेगा, वरना डिमांड नहीं करेगा। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है भाई, मुख्य बिंदु क्या है जो अपने परिभाषा के अंदर काम आते हैं। कोई भी उपभोक्ता की मांग कब मानी जाएगी? जब उपभोक्ता को यह पता हो कि मेरी आवश्यकता या जरूरत क्या है, और जिस चीज की मेरी आवश्यकता या जरूरत है उसकी कितनी मात्रा खरीदनी है, किस कीमत में मिलेगा, किस समय अवधि में खरीदना, और क्या मेरे पास में उस चीज को खरीदने का पैसा है, तो ही उसकी मांग होगी, वरना मांग नहीं होगी। एंड डिमांड कब होगी? व्हेन देयर इज नीड, वांट, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी एंड व्हाट क्वांटिटी कंज्यूमर वांट टू परचेज, और किस प्राइस पे उसको सामान मिलेगा, कब उसको सामान खरीदना है, और उसकी परचेजिंग पावर उसके पास में है या नहीं है, तो ही डिमांड होगा, वरना डिमांड नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया था कारक या घटक या फैक्टर्स या एलिमेंट्स जिनकी वजह से कोई भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। कौन कौन से कारण होता है? टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है? कोई भी चीज का टेस्ट बढ़ेगा, फैशन बढ़ेगा, प्रेफरेंस बढ़ेगा, तो डिमांड भी बढ़ेगी। और ये टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। देखो, कई बार ध्यान रखना, एक पॉइंट और ध्यान रखना, कई बार ऐसा लिखा हुआ था फेवरेबल चेंज। क्या लिखा हुआ था? फेवरेबल चेंज, यानी उसके पक्ष में। फेवरेबल चेंज यानी उसके पक्ष में लिखा हुआ है। फेवरेबल चेंज का मतलब क्या था? कि टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस ये तीनों बढ़ रहे हैं, तो ये तीनों बढ़ेंगे, डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो फेवरेबल चेंज का मतलब होता है टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस बढ़ रहे हैं। और एक होता है अनफेवरेबल चेंज। क्या वर्ड होता है? अनफेवरेबल चेंज, यानी लोग उसके पक्ष में नहीं है, अनफेवरेबल चेंज। और अनफेवरेबल चेंज का मतलब होता है कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन चीज की डिमांड भी क्या हो जाएगी? उन चीज की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात एक ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सीजनल इफेक्ट, मौसमी प्रभाव। और मौसम की वजह से दिखती बात है, जिन चीजों का मौसम, जैसे मान लो बारिश का मौसम आएगा तो क्या होगा? अम्ब्रेला वगैरह, छाता वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ज्यादा मतलब मान लो ज्यादा गर्मी आती है और एकदम से बरसात आ गई तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो क्या होता है? कई बार मच्छर भी बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, तो अपन मच्छरदानी की भी डिमांड करते हैं। तो मौसम के अनुसार क्या होता है? हर चीज बदलती है, उसके अकॉर्डिंग सामान की डिमांड भी क्या होती है? बदलती है। फिर अपन ने पढ़ा जनसंख्या, और जनसंख्या दिखती बात है किसी भी देश की बढ़ेगी। आज हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, हम इतने खतरनाक मेहनती हार्डवर्किंग है कि चाइना को हमने किसी न किसी चीज में पीछे छोड़ ही दिया है, ठीक है ना। और जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, हर तरह की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया कि एक ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओल्ड एज के लोग बढ़ेंगे, बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ेगी, दवाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फीमेल्स की जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? देखो, ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि हर बुजुर्ग आदमी दवाइयों पे जीता है। बहुत सारे लोग मैंने गांव में ऐसे देखे जो 103 साल के हो गए और उन्होंने जीवन में आज तक दवाई कभी कंज्यूम नहीं की है। लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक्स में ऐसा पर कंसिडर करते हैं। यदि फीमेल की जनसंख्या बढ़ेगी तो क्लोथ, ज्वेलरी या XYZ और उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और बच्चों की जनसंख्या बढ़ेगी तो चॉकलेट, टॉयज, उनको और क्या चाहिए। और आजकल तो बच्चों को छोटे छोटे फोन भी आपको परचेज करके देने पड़ते हैं, ताकि वो घर में रोए नहीं, चुपचाप बैठे रहे, तो अलग से उनको फोन खरीद के देने पड़ रहे हैं आजकल। तो ये भी आजकल बहुत बड़ी डिमांड बढ़ गई।
उसके बाद हमने लास्ट फैक्टर पढ़ा था आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यदि एक सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सबकी एक समान आय है, तो हर वस्तु की वहां पे डिमांड क्या होगी, ज्यादा ही होगी। और एक समान यदि आय नहीं है तो वहां पे डिमांड उस चीज की क्या होगी, कम होगी। यहां तक अपन ने डिस्कस किया। अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक अपना चौथा पॉइंट था, अब अपन पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। और यहां से आपको बहुत अच्छे समझने सवाल यहीं से ही सबसे ज्यादा बनेंगे। अभी तक तो बेसिक कंसेप्ट है, कोई नहीं पढ़ा हुआ वो भी ये चीजें जानता है। तो यहां से समझना पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। हिंदी में बोलते हैं संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है ना। हिंदी वाले लिख लेना भाई, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत, जो वस्तु से जुड़ी हुई है उसकी कीमत। देखो अपना टॉपिक क्या, वापस एक बार समझना, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है घटती है। तो ये बोला कई बार ऐसा भी होता है कि कोई और वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ रही घट रही है, और मांग या डिमांड किसी और की बढ़ रही घट रही है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई संबंध है। कैसे, एग्जाम्पल समझना। कोई आपा ने पापा ने की क्या दियो, गाली बोल दी, ऊंची आवाज में बोल गया, तो अपने तेवर कितने खतरनाक हो जाते हैं। क्या उसने अपने को बोला, उसने अपने को नहीं बोला, अपने पिताजी को बोला। और अपने ऊपर रिएक्शन कैसे, अपने अग्रेसिव कैसे हो गए, क्योंकि फादर और हमारे बीच में ब्लड रिलेशन है, इसलिए क्या रिलेशन की वजह से हम अग्रेसिव हो गए। उसी तरीके से आप दोस्त जुड़ में कहीं जा रहे हो और एक दोस्त का झगड़ा हो गया, कोई गाली गलौज हो गई, तो आप सब लड़ टूटोगे, सब जने लड़ने के लिए टूट जाओगे। क्यों, कि दोस्त है वो, आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन है। वैसे ही वस्तुओं में भी कोई ना कोई संबंध होता है। तो ऐसी वस्तु है कि जिसमें एक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन आएगा तो दूसरी वस्तु की मांग या डिमांड में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिनमें ऐसा होता है? तो पहली वस्तु देखना अच्छे से ना, पहली वस्तु आराम से समझते हैं अपन। पहली वस्तु जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट गुड। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु ऐसी वस्तु जो एक दूसरे की जगह काम आ सकती है, जो एक दूसरे की जगह काम आ सकती है। मूवी देखिए हम आपके हैं कौन, इसका एग्जांपल बाद में दूंगा। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सुनना वापस, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? ऐसे गुड होते हैं जिनका एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें भी अलग अलग डेफिनेशन ध्यान रखना, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले अपन छोटा सा पॉइंट अपना मेन डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड कैसे? एग्जांपल कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आपका मन में आ रहा कोक पी लूं, लेकिन दुकानदार के पास कोक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको? यार पेप्सी दे दे। अब कोई बंदा आप में से ऐसा होगा मैं तो कोक ही पीऊंगा, तो उसके लिए पेप्सी कभी सब्स्टिट्यूट गुड हो ही नहीं सकता है। अब माजा पीने के लिए उसे बोला माजा नहीं, आदमी बोला फ्रूटी दे दे, क्योंकि 1 या 2% का चेंज आएगा, ज्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे कई बार घर में मेहमान आते हैं, अपन उसको बोलते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक, तो बोलता है मैं तो माजा ही पीऊंगा, लेकिन अपन घर फ्रूटी पड़ी है फ्रिज में, आप ग्लास में गाल ले जावा कि चुपचाप पी ले, ऐसे नहीं बोलेंगे सर ये माजा ही आप पी लीजिए। ठीक, अब अपने को पता वो फ्रूटी है, उसको नहीं पता ये फ्रूटी है कि नहीं है, अपन उसको बोलेंगे माजा, और रेगुलर कंज्यूमर नहीं है तो उसको किसी हालत में जाकर नहीं पड़ेगा, और पी लेगा, उसके बाद बोलेगा बहुत बढ़िया अच्छा लगा। अब उसको बोलेंगे अभी तो मकता तो बोला था नहीं पीऊंगा, अब तो पी रहा है उस चीज को। कहने का मतलब क्या है? एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स इस्तेमाल हो रहा है, उनको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, या फिर क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये सब्स्टिट्यूट अलग अलग होता है, ध्यान रख लेना। एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैसा का वैसा। इस मामले में सारी चीजें फेल है भाई, कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मेरे हिसाब से किसी का नहीं हो सकता है। ना एक टीचर दूसरे टीचर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ना एक सामान दूसरे सामान का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हाँ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये वैसा 100% सेम टू सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसा कोई एग्जांपल मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो अपन क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करें, माजा नहीं तो फ्रूटी, वैसा का वैसा है, ठीक है ना। तो ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह उपयोग की जा सकती है। मोस्टली आपको किताबों में क्या मिलेगा पता है? चाय और कॉफी आपको सब्स्टिट्यूट गुड मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे ये भी एक एग्जांपल है, वैसे और भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। टी एंड कॉफी कई किताबों में लिखा हुआ, बिल्कुल टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अपन कंसेप्ट में जाते हैं ना तो टी एंड कॉफी बेटा सब्स्टिट्यूट किसी भी एंगल से नहीं है।
ये हमारे कल्चर की वजह से टी एंड कॉफी क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूट बन चुका है। किताब में सबसे पहले एग्जांपल ये देते थे, चाय और कॉफी। अरे क्या सब्स्टिट्यूट हो, मन बताओ यार, अपन सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, ये वस्तु नहीं तो ये कंज्यूम कर लो। कई बार घर पे आपके ऐसे मेहमान आए होंगे कि कोई बंदा चाय पीता ही नहीं है, कि नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं, आप उसको क्या ऑफर करते हो, कॉफी। अब उसको कॉफी नहीं पिला के चाय पिलाओ ना, बात तो एक ही है, सब्स्टिट्यूट है तो बात तो एक ही है। लेकिन उसके लिए सब्स्टिट्यूट चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय नहीं पीने वाले बंदे के लिए कभी भी कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय नहीं हो सकता है। लेकिन एक चलन बन गया, क्या बन गया भाई, आते ही अपन ऑफर करते हैं चाय भाई साहब के, नहीं तो अपन दूसरा बोलते हैं उसको कॉफी, राइट। तो इस वे में अपने एक चलन की वजह से क्या बन गया, चाय और कॉफी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट गुड बन गया। इसी तरीके से मैंने कोक और पेप्सी लिखा, ऐसे आप माजा और स्लाइस भी लिख सकते हो, माजा एंड स्लाइस भी आप इसमें लिख सकते हो। ये भी क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड है, ये एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स काम आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल प्राचीन पुराने टाइम में क्या होता था, मूवी आपने देख रही है हम आपके हैं कौन, सलमान खान की। उसमें क्या होता, सलमान खान के भाई की शादी किससे होती है, माधुरी की बड़ी वाली बहन से। बीच मूवी में क्या हो जाती है, भाभी की डेथ हो जाती है, तो भाई का रिश्ता फिर किसके पास जाता है, साली के पास। तो लुगाई की भाई साली भी क्या होगी, सब्स्टिट्यूट ही है। लेकिन सब जने इसको कंसिडर मत करना, मामला उल्टा पड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। तो एक तरीके से क्या है ये सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है ना। अब अपना मेन टॉपिक क्या है कि एक गुड्स की प्राइस की वजह से उसके रिलेटेड गुड पे प्रभाव कैसे पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं माजा और ले रहा हूं स्लाइस का। इसकी प्राइस लिख रहा हूं मैं और इसकी क्वांटिटी डिमांड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसकी भी प्राइस लिख रहा हूं और इसकी क्वांटिटी डिमांड लिख रहा हूं। ढंग से समझना इस चीज को, इसकी प्राइस लिखी मैंने, इसी की क्वांटिटी डिमांड, और इसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी डिमांड। जैसे भाई एक मेरा भाई है राकेश, उसको मैंने बोला भाई हम हर महीने कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं। तो मैंने उसको बोला ऐसा कर यार, कुछ मेहमान आते हैं वो माजा पीते कुछ स्लाइस पीते हैं, टोटल मिला के 50 बोतल अपने कोल्ड ड्रिंक की परचेज करके रखो। क्योंकि माजा भी अप्रोक्स मान लो एक बोतल 40 रुपए की आती है और स्लाइस भी कितने रुपए की आती है, 40 रुपए आती है। तो मैंने उसको बोला 50 बोतलें घर में रखो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की ध्यान रख लेना, 50 रखो। तो मैंने बोला 50 टोटल रखनी है अपने को, तो 50 सीधी अपने को टोटल रखनी है। तो उसने बोला ऐसा करते भाई, कोई बंदा बोलेगा मैं ये परचेज कर रहा हूँ, कोई बंदा बोलेगा मैं ये मुझे ये कंज्यूम करनी है। तो उसने बोला कि अपन ऐसा करते हैं 25 ये परचेज कर लेते हैं और 25 अपन ये परचेज कर लेते हैं, जिसको जो पीनी होगी, ठीक है। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, इसकी प्राइस बढ़ गई, किसकी, माजा की कीमतें क्या होगी, बढ़ गई, और ये होगी 60 रुपए की। लेकिन ये अभी भी कितने की है, 40 रुपए की। तो अब मैं अगले महीने क्या करूंगा, बेवकूफ हूं क्या मैं, और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ऐसी बेवकूफी मैं नहीं करूंगा कि मैं अभी भी इसकी 25 खरीदूंगा। मैं बोलूंगा आप 50 खरीदिए ना, तो 40 में इसकी खरीदूंगा और इसकी मैं कितनी खरीदूंगा, 10 खरीदूंगा। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, 15 क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, यहां से वहां शिफ्ट कर दी मैंने, 15 क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, यहां से वहां शिफ्ट कर दी। तो कीमत किसकी बढ़ी है, कीमत माजा की बढ़ी है, डिमांड किसकी बढ़ रही है, स्लाइस की बढ़ रही है। यानी इसका मतलब यदि इस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी ना, तो सिंपल सी बात है इस गुड्स की डिमांड बाजार में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो एक पॉइंट यहां पे बता रहा हूं मैं एरो करके कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा ध्यान रखना है, एक गुड एक्स है, एग्जाम में सवाल ऐसे आता है, ध्यान रखना, एक गुड वाई है, एक गुड एक्स है और दूसरा गुड वाई है, इसकी प्राइस बढ़ेगी ना, यही हो रहा है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड बाजार में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में अच्छे से, इसकी प्राइस बढ़ी तो डिमांड इसकी बढ़े। सब्स्टिट्यूट में आप सिंपल सी बात है कि आप दो गुड्स परचेज, दोनों गुड्स एक जैसे हैं और एक की कीमतें बढ़ गई तो अपन उसको छोड़ के अपन दूसरे गुड्स में चले जाएंगे, उसकी डिमांड भी बाजार में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। उल्टा वापस इसकी कीमतें कम हो गई तो वापस इसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी मैं बोल रहा हूं ये 60 रुपए से वापस कितने रुपए का हो गया, मान लो ये 20 रुपए का हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, 40 रुपए का है। तो लोग अब क्या करेंगे, इसको छोड़ के कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे। अब इसकी वापस क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड हो जाएगी कम, क्योंकि इसकी प्राइस क्या होगी, बाजार में कम हो गई। तो लोग इसको छोड़ के वापस क्या आ जाएंगे, इस गुड्स के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो एग्जाम में सवाल पूछते हैं ये वाला, ध्यान रख लेना, यहां से एक सवाल बनता है। ये सवाल क्या बनता है कि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तु है, तो एक वस्तु की यदि कीमत बढ़ गई तो दूसरी वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरी वस्तु की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपको जवाब क्या लिखना है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अनदर गुड। आई बात समझ में, या इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड। मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, हर चैप्टर के अपन 40 50 60 क्वेश्चन करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। इकोनॉमिक्स के अंदर पार्ट बी में उसके बाद सवाल आपके एक भी नहीं पड़ेगा,
ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप अभी क्वेश्चन कर भी रहे होंगे प्रैक्टिस वगैरह, तो आपने सवाल देखा ही होगा। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा, प्रतिस्थापन वस्तु में एक की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, और पहले की प्राइस घट गई तो दूसरे की डिमांड घटेगी ही घटेगी। आप उसको छोड़ के पहले वाले गुड्स पे आओगे, तो पहले वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु में हमेशा क्या होगा, प्रतिस्थापन संबंध होगा। क्लियरली समझ में आया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या हो गया भाई, एक वस्तु होगी, अपने सब्स्टिट्यूट गुड पढ़ लिया। अब अपन दूसरे गुड पे जाते हैं। ऐसा और कौन सा संबंधित वस्तु में हो सकता है, तो दूसरे गुड से बी पॉइंट, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हम साथ साथ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। ऊ की मात्रा देख लेना भाई, मैंने पहले ही बोला हिंदी की मामला गड़बड़ है अपना, पढ़ाने में बढ़िया है लेकिन हिंदी की मात्रा में गलतियां हो जाती है। पूरक वस्तुएं, अब पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है, आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं एग्जाम्पल। हम साथ साथ हैं, गाना ज्यादा बढ़िया नहीं आता है, तुझी बार होनोला आवाज नहीं होनोला हमारी, ये तो हुगलो गाऊं। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो हमेशा साथ साथ में रहेगी, आप उनको अलग अलग करोगे उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये पेन है, इस स्क्रीन के साथ यूज हो सकता है, बाकी मैं हाथ मत लिखी तो घसलू के नहीं लिखे जाना। इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं क्या है, पूरक वस्तुएं। आई बात समझ में। सिम कार्ड और मोबाइल फोन का साथ में इस्तेमाल होगा, अलग अलग उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। कॉपी और पेन का साथ में इस्तेमाल होगा, अलग अलग इस्तेमाल नहीं होगा। इंक और पेन दोनों साथ में इस्तेमाल होंगे, अलग अलग इस्तेमाल नहीं होंगे। ऐसी वस्तुएं जिनका हमेशा एक साथ इस्तेमाल होगा, उनको अलग अलग कर दोगे, उनका कोई यूज नहीं रहेगा। मारा साबू थाने में कोई अड़ो आदमी नहीं है बिना बूट मोजा पहन गियो, बिना शूज आप कहीं सॉक्स पहन के गए, और गए तो लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए होंगे आपको पता ही होगा। अपन अढ़ा में तो देव को लारू गुना देवे, ठीक है ना। सर्दियों की बात अलग है, बाकी मोस्टली अपन क्या करते हैं, शूज के साथ ये अपन सॉक्स पहनते हैं, वरना दोनों का कोई यूज नहीं है। पेट्रोल और बाइक का हमेशा साथ में इस्तेमाल होगा, और पेट्रोल और बाइक का अलग अलग यूज नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका हमेशा एक साथ में इस्तेमाल होता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या बोलते हैं पूरक वस्तुएं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके। सबसे पहले शूज एंड सॉक्स, बाइक एंड पेट्रोल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, एक ही वस्तु की जो दूसरे की डिमांड को प्रभावित करेगी, दूसरे वाले नहीं कर पाएगी पहले वाले को, ध्यान रख लेना। क्योंकि एक की डिमांड दूसरे गुड्स पे डिपेंड है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में क्या था, दोनों के एक जैसी औकात थी। यहाँ पे एक ताकतवर वस्तु है, एक क्या कमजोर वस्तु है, कमजोर वस्तु ताकतवर वस्तु पे डिपेंड करती है। पेट्रोल की डिमांड पे बाइक की डिमांड डिपेंड करती है, यानी यहाँ पे ताकतवर पेट्रोल है। सॉक्स की डिमांड शूज पे डिपेंड करती है, ताकतवर कौन है, शूज है। चलो ये मैं समझाने के लिए बताया, ज्यादा इफेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता देता हूं भाई, पेट्रोल में यहां लिख रहा हूं पेट्रोल, और यहां पे मैं लिख रहा हूं बाइक। एक बात तो आपने सुनी होगी भाई, सबने सुनी होगी, जब कोई खास कोई दोस्त होते हैं हम साथ साथ, इसके साथ एक बहुत बड़ा कलंक भी लगा हुआ है। कहीं कलंक लागोड़ा, मैं तो डुबूला था नहीं ले डुबूला। दोस्त खुद डूबेगा ना, साथ वालों को ले डूबेगा। 100 में से एक दो दोस्त ऐसे होंगे यार मैं डूबा कोई बात नहीं, वो तो आगे बढ़ गया, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो बिल्कुल इसके अंदर भी ऐसा ही है कि भाई दो गुड्स यदि मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं, तो ये भी तो दोस्त ही है। एक डूबेगी दूसरे को ले डूबेंगे, कैसे इसकी लिख रहा हूं मैं प्राइस, और इसकी भी मैं लिख रहा हूं यहाँ प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक शोरूम में काम करता है, कंपनी के शोरूम में काम करता है। वो मुझे 5-6 साल पहले मिला, 5-6 साल या 10 साल पहले मुझे मिला था, जब वास्तव में पेट्रोल की कीमतें 60 रुपए के आसपास थी। अब ये कितना खरीदते थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड अपन पेट्रोल की डिमांड पर नहीं जाते हैं। बाइक स्प्लेंडर जो गाड़ी है वो 50,000 के आसपास मिलती थी, सबको पता ही है, 10 साल पहले। उस वक्त उसने बोला सर रोज की हमारे यहाँ शोरूम से 20 गाड़ियां बिक जाती है। कितनी गाड़ियां बिकती है, 20 गाड़ियां हमारे शोरूम से बिक जाती है। अभी रिसेंटली वो मुझे मिला, तो बोला सर पेट्रोल का भाव का है, मेरे को 108 रुपया। तो अब कितनी गाड़ियां बिक जाती है,
कि इसकी प्राइस से कोई लेना देना नहीं सर, लोग तो इसको देखे, सिंपल सी बात, अपन पेट्रोल देख के तो गाड़ी खरीदनी, तभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट ज्यादा चल रही है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। लेकिन ये पेट्रोल की गाड़ियां बिकनी कम क्यों हुई? क्योंकि हमारे यहां पर अब ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब इनका कितनी गाड़ियां बिकती है, जैसे पूरे दिन मां के हमारा और की नहीं करा। यानी अब क्या होता है, पहले कंपेयर में गाड़ियां कम बिकनी स्टार्ट हो गई। कीमत किसकी बढ़ी है, प्राइस इसकी बढ़ी है, तो पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, मिस होगी, साथ साथ में इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो गई। तो सिंपल सी बात, मैं तो डूबा तुझे भी ले डूबा। उल्टा इसकी प्राइस यदि कम हो गई, मान लो पेट्रोल वापस 70-80 रुपए चले जाए, तो थोड़ा मन में हो चाहे यार पेट्रोल की गाड़ी ले ला ठीक रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी 1.5 लाख रुपए में आती है भाई, तो वापस मन इधर करेगा नहीं करेगा, तो वापस इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में देखो ढंग से संबंध क्या है, इन दोनों में ऋणात्मक संबंध है। क्या है, ऋणात्मक संबंध है। नेगेटिव रिलेशन क्या है, इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, विपरीत संबंध है। हमेशा ध्यान रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, पूरक वस्तु होते हैं, उनमें पहले वाली वस्तु की कीमत और दूसरी वाली वस्तु के बीच में हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा। सवाल ऐसे आता है, देखो ये एक्स वस्तु हो गई और ये वाई वस्तु है, और बीच में क्या लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है, ये लिख दिया आपके सवाल में। वो बोले मान लो इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी कीमतें बढ़ गई, तो सिंपल सी बात है, वो बोलेगा इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी कीमत कम हो गई तो इसकी बाजार में मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों में संबंध क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। ये मैं आगे टॉपिक वापस आएगा, इसलिए ढंग से समझ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अच्छे से क्लियर, चलो यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया ना अच्छे से। तो अपना पहले वाला क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इन दोनों का मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, अब देखना अच्छे से समझना, यदि ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है ना, बढ़ना तो ही आगे भाई। चलो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप ये चार्ट ध्यान रखना भाई, दो वस्तु है, एक एक्स गुड है और एक वाई गुड है, और यदि इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है, यानी इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव धनात्मक संबंध है। क्या है, धनात्मक संबंध। इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और इसकी कीमत कम होगी तो इसकी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है भाई, दो वस्तु, एक तो एक्स है और एक वाई वस्तु है, इनमें हमेशा ऋणात्मक संबंध होगा। क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा, नेगेटिव रिलेशन। क्या होगा, नेगेटिव। इसकी प्राइस है और इसकी डिमांड है, यदि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग इसको तो कम खरीदेंगे, साथ में लोग इसको भी कम खरीदेंगे, और इसकी यदि कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे भाई, इसकी कीमत वापस घट गई, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ठीक है ना, इसकी कीमत क्या हो गई भाई, बढ़ने के बजाय क्या हो गई, घट गई। इसकी कीमत यदि घट जाएगी तो वापस इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बाजार में बढ़ जाएगी। तो दोनों में क्या हो गया बेटा, एक तरीके से नेगेटिव रिलेशन हो गया। ये बात ध्यान रख लेना अच्छे से। ये चार्ट वापस काम आएगा ना, उस वक्त मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, कि कर्व के डायरेक्शन भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। ध्यान रखना, तो वक्र जो अपन बनाएंगे ना, अभी वक्र मैंने आपको बनाना सिखाया नहीं, तो वक्र बनाने के बाद इस चार्ट को मैं वापस इस्तेमाल लूंगा, तो ध्यान रख लेना, या आप अपनी कॉपी में बना लेना, मैं बोलूंगा वो चार्ट काम आएगा, ठीक है ना। इसको लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर को फोल्ड कर देना ताकि उस दौरान आपकी चार्ट काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये अपने कितने पॉइंट हो गए, ये अपने टोटल मिला के पॉइंट हो गए अपने 5 पॉइंट हो गए। अब छठे पॉइंट पर चलते हैं ना। छठा पॉइंट अपना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकम इफेक्ट। वो तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये क्या है, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। एक पॉइंट और है लेकिन उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेना। आय प्रभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं, आय प्रभाव। आय का, वो तो आय वितरण था, ये क्या, आय का प्रभाव, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करे, किसी का, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करेगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करेगा, इंडिविजुअल पर्सन की बात करेगा, कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय में परिवर्तन आ गया, आय बढ़ गई, घट गई, तो वो कौन सी वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा, कौन सी वस्तुओं की मांग कम करेगा।
देखो जो वस्तु मेरे लिए किसी अलग टाइप की इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अलग टाइप की इंपॉर्टेंट है। अपन कई बार देखते कोई वस्तु किसी के लिए बहुत ज्यादा लग्जरियस है, लेकिन वही वस्तु किसी के लिए नेसेसिटी वस्तु है, आवश्यकता वाली वस्तु हो गई। तो यही डिफरेंस है गुड्स के अंदर। तो अपने को ये बोला कि इंडिविजुअल व्यक्ति पर अपन देखेंगे जिसके लिए जैसी वस्तु होगी तो उसका आय का प्रभाव जो होगा ना उसकी डिमांड पे वैसे ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कोई भी वस्तु है, किसी भी व्यक्ति की आय में परिवर्तन आता है तो घर में यदि वो 10 तरह का आइटम खरीदता है तो 10 की डिमांड वो अलग अलग तरीके से एडजस्ट करेगा। कैसे समझना है यहाँ पे? पहली वस्तु है इसके अंदर ए, सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब इतना भी जरूरी नहीं है गुड्स खरीदना, पैसे हो तो खरीद लो और पैसे नहीं है तो नहीं खरीदो। जैसे एग्जांपल भाई मेरे लिए चाय पीना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, अपन चाय के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। अपन तो हर एक क्लास बाद में चाय 6 में 6 इन वजह तो 2-3 स्कूल मैंने छोड़ भी दिया, निकाल दियो थे यूं कह सको, ठीक है नहीं, क्योंकि अपने को चाय चाहिए। और स्कूलों में आपको पता है एक सिस्टम होता है जहां पे ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी मर्जी हो जब चाय पी लो। तो अपने को पढ़ाने के लिए, एक अच्छा पढ़ाने के लिए मुझे तो भाई किसी हालत में चाय, जो चाय मेरे लिए सामान्य वस्तु नहीं है, मेरे लिए चाय एक मजबूरी है, नेसेसिटी है। क्योंकि 10 साल हो गए भाई पीते पीते चाय, ठीक है, अब मुझे एकदम से कोई बोल दे छोड़ दे, नहीं भाई चाय नहीं छूटती अपन से। तो चाय मेरे लिए एक सामान्य वस्तु नहीं, नेसेसिटी गुड्स है, एक अति आवश्यक वाली वस्तु है। चाय की मुझे नीड है, वांट नहीं है, नीड है मुझे। उसी तरीके से बोल रहा है कि भाई कोई बंदा चाय क्या होता है, पैसे है तो चलो चाय पी लेते हैं, गपशप कर लेंगे, चलो चाय पीते हैं, उसके लिए वो चाय क्या है? सामान्य वस्तु। अब आप देखते हो जो बंदा कॉफी पीने वाला बंदा है वो बंदा क्या बोलेगा? चाय। तो उसके लिए चाय क्या होगी? निम्न वस्तु होगी, इंफीरियर वस्तु हो गई। तो एक ही गुड्स 3 लोगों के लिए अलग अलग तरह की कैटेगरी होगी। लेकिन आपके लिए कोई भी वस्तु सामान्य होगा ना कि भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं खरीदना या नहीं खरीदना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप इन वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करोगे। क्या करोगे? डिमांड ज्यादा करोगे। जैसे जूस पीना आपके लिए सामान्य बात है, तो पहले महीने में 10 बार जूस पीते थे, क्योंकि जब आपकी इनकम कितनी थी? महीने की 5,000 रुपए थी। कैसे? या कॉलम बनाता हूं, देखो, इनकम रुपीज में ना, और डिमांड। पहले आपकी इनकम कितनी थी? महीने की 5,000 रुपए थी, तो आप क्वांटिटी कितनी खरीदते थे जूस की, या कितनी बार जूस पीते थे? महीने में 10 बार ही पीते थे। अब आप महीने के 15,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे? 20 बार जूस पियोगे। तो क्या हो गई? इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? उस चीज की बढ़ गई। तो ये तो मैंने लिखा है कि सामान्य वस्तुओं में आपकी इनकम बढ़ेगी तो उस चीज की आप डिमांड भी क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। और मान लो ऐसा हो गया, मान लो भाई ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, इनकम पहले 15,000 थी, अच्छा काम करते थे तो 20 बार जूस पीते थे, और अब इनकम एक बार लपेटे में आ गए, गलत काम करते हुए, सही तरीके से काम नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बॉस ने देख लिया कि भाई सही काम नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, इनकम कम कर दी, तो अब क्या करोगे? 5 बार जूस पियोगे, और लोग उसको ज्यादा ताना देते हैं पी जूस। तो क्या होगा? वापस क्या होगी? इनकम क्या कम हुई तो डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसी तरीके से इनकम कम हो जाएगी, इनकम यदि कम हो जाएगी तो डिमांड भी वापस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इन दोनों में संबंध क्या है? धनात्मक संबंध है। और यहीं से परिभाषा बनती है कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। हिंदी में बोलो तो सामान्य वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें आय प्रभाव क्या होता है? धनात्मक होता है। सामान्य वस्तु कौन सी वस्तु होती है? जिसमें आय का प्रभाव क्या होता है? मांग के साथ में धनात्मक होता है। वापस बोल रहा हूं, सामान्य वस्तु वह वस्तु होती है जिन वस्तुओं में आय का प्रभाव क्या होता है? धनात्मक होता है। आय बढ़ने पे वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी, और आय घटने पे वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो वस्तु क्या होती है? सामान्य वस्तु होती है। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई भी वस्तु आपके लिए सामान्य हो सकती है, कोई भी वस्तु आपके लिए अति आवश्यक वस्तु भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि देखो, मैंने बोला आय बढ़ेगी तो ही मांग बढ़ेगी, और आय घटेगी तो ही मांग क्या होगी? घटेगी। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती है? हमेशा सामान्य वस्तुएं होती है। ठीक है, अगला टॉपिक, दूसरी वस्तु ऐसी कौन सी हो सकती है? बी पॉइंट, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स
निम्न वस्तुएं, निम्न क्या बोलते हैं, निम्न वस्तुएं, निम्न वस्तुएं, ठीक है। निम्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनको अपन कई बार कई जगह बुक्स में घटिया वस्तु भी लिखा हुआ है, पर ऐसा वस्तु ऐसा नाम अपने को काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। निम्न वस्तुएं या घटिया वस्तुएं, ठीक है ना, लेकिन हिंदी का ज्यादा अच्छा शब्द कौन सा, निम्न, ठीक है ना। तो इंफीरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा बेटर क्वालिटी में नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने भारत में मोस्टली क्या करते हैं, जो चीजें सस्ती मिलती है ना उसको लोग मानते हैं ये घटिया वस्तु है। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल, पिज्जा खाने वाला बंदा क्या बोलेगा, समोसा कोई खाऊ नहीं चाहिए कहीं, मिर्ची बड़ो कोई खाऊ नहीं चाहिए कहीं, राइट, क्योंकि उसके लिए वो इंफीरियर हो गया। जब बिन पैया नहीं है वो समोसा मिर्ची बड़ा 5 रुपया लो खाओ तो, लेकिन अब उसकी क्या हो गई, सोच हो गई, पैसा आ गया, अच्छी इनकम हो गई, तो उसने समोसा मिर्ची बड़ा खाना बंद कर दिया। जैसे एग्जाम्पल, आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपए अभी प्रेजेंट में है, तो मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांड समोसे की या मिर्ची बड़े जो भी ले लो आप, उसकी क्या होगी डिमांड, मान लो आप पूरे महीने भर में कितनी खाते हो, सिर्फ 5 क्वांटिटी खाते हो, लेकिन अब आपकी इनकम महीने की 5,000 रुपए हो गई। जहां पिज्जा बर्गर खाते थे इस पे आ जाओगे, अब रोज एक समोसा क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, क्यों घरू बार रोज खाओ पड़ी भाई, इनकम क्या हो गई, कम हो गई। जैसे इनकम कम हुई इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या होता है, इंफीरियर वस्तु कौन सी होती है, आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ये वर्ड मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि दिमाग मेरे आपके नेगेटिव। इनकम का प्रभाव क्या है, ये बोल रहा है निम्न वस्तु वह वस्तु होती है जिनमें आय का प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आय का उल्टा प्रभाव मांग पे जाएगा, आय बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, आय कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। उल्टा यदि आय कम हो गई वापस या आय बढ़ गई वापस, तो अपन कह सकते हैं डिमांड भी क्या हो जाएगी उस चीज की, वापस कह सकते हैं अपन कम हो जाएगी। तो देख लो, यदि यहां से यहां वापस यदि आय बढ़ गई तो इसकी डिमांड वापस क्या हो गई, कम हो गई। आई बात समझ में। तो यदि आय कम होगी तो इंफीरियर वस्तु की वापस मांग बढ़ जाएगी, क्यों अभी ने औकात आई खाओ नहीं रही है। लेकिन वापस यदि उसकी इनकम बढ़ गई तो उसकी औकात वापस क्या होगी, पिज्जा खाने को हो जाएगी, और बेचारे इस गुड्स की डिमांड क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं इनकम का और डिमांड का क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक संबंध होता है। तो सामान्य वस्तुओं में तो धनात्मक संबंध होता है और निम्न वस्तुओं में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। क्लियर। ये इतने इंपॉर्टेंट अपन ने कितने फैक्टर डिस्कस कर लिए, 6 फैक्टर, और लास्ट है अपना 7वां फैक्टर। वजह से लास्ट 7वां नहीं है, 1-2 पॉइंट में और आपको एक्स्ट्रा समझा दूंगा, ठीक है ना। एक और पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना फैक्ट्री चल रहा है, और ये 7वां फैक्टर अपना गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है, सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां जो होती है भाई, वो भी अपने मांग पर बहुत भयंकर प्रभाव। जब बजट आता है मुंडो फाड़ोड़ा बैठ रहा, बजट में एडो कहीं आवेला, लोग घर में मुंडो हजोड़ रहे, क्यों किचन का सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। तो क्यों ना मतलब हुआ कि बजट का कहीं ना कहीं अपने उपभोक्ताओं पे भी बहुत बड़ा सीधा प्रत्यक्ष रूप से क्या पता प्रभाव पड़ता है, और अपने कोई चीजों के ऊपर डिमांड बढ़ा देते हैं, कोई चीजों के ऊपर डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कौन से कैसे, वो नीतियां कौन सी थी, सरकार बजट में 2 ही नीतियां बनाती भाई, बाकी कोई नीति नहीं बनाती। एक तो कर, जिसको अपन बोलते हैं टैक्स। सरकार ने यदि टैक्स बढ़ा दिया ना तो बहुत सारी चीजों की अपन मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो अपन बहुत सारी चीजों की मांग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। टैक्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष कर, अरे प्रत्यक्ष कर में क्या हो, बजट जो पुराना बजट है इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट दी है। इसका मतलब सरकार आपकी परचेजिंग पावर बढ़ानी चाहती है, सरकार आपसे चाहती है आप बाजार में जाके मांग ज्यादा करो। तो टैक्स में सरकार छूट ज्यादा देती है, टैक्स कम लेती है, मतलब आपसे मांग ज्यादा करवाना चाहती है। सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, इसका मतलब सरकार चाहती है आप मांग कम करो, ठीक है। दूसरा है सब्सिडी। क्या है, दूसरा क्या है आपके पास में, सब्सिडी। दूसरा पॉइंट सब्सिडी यानी अनुदान। सब्सिडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदान, छूट। सरकार यदि आपको कोई भी सामान के लिए छूट ज्यादा देगी, अनुदान ज्यादा देगी, तो दिखती बात है आप उसको ज्यादा खरीदोगे। सरकार ने आपको अनुदान कम कर दिया
तो आप वापस मांग भी कम कर देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर। घर में गैस टंकी क्या आवे कौन आवे? पहला मोदी जी का ही करता आया उल्टा अनुदान सब्सिडी देवता घणो हाथ जोड़िया बंद कर दो रे, जगह सक्षम व्यक्ति पे बंद कर दो, लेकिन अपन ने बंद की नहीं। बहुत समझाया 4-5 साल तक बंद कर दो बंद कर दो। धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब अपन सोच समझ के सिलेंडर का यूज करते हैं। जब घर में 5 आओ तो बट 4 आवना हर उगाए, इसका मतलब सरकार ने सब्सिडी कम कर दी, तो वहां पे क्या होगी? डिमांड भी उन चीजों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये 7 पॉइंट थे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वां, उसको समझना ढंग से जरूरी है। उससे पहले 7 पॉइंट आपको ढंग से क्लियर होने चाहिए। 7 पॉइंट पर वापस डिस्कस करते हैं। देखो गवर्नमेंट बजट, क्योंकि काफी लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो टैक्स के बारे में इतना नहीं जानता। आप इतना ध्यान रखो कि टैक्स बढ़ेगा ना तो गारंटी है हर चीज की डिमांड घटेगी। मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। उपभोक्ता कम करेगा मांग, तो उसके लिए वो चीज महंगी हो जाएगी। और टैक्स घटेगा तो इजिली क्या कर सकता है? वो सामान को परचेज कर सकता है, क्योंकि रेट भी सामान की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सब्सिडी, सरकार जिस चीज पे ज्यादा सब्सिडी देगी, लोग जैसे अब मान लो इन्वेस्टमेंट में भी बात कर लेते अपन कि इन्वेस्टर भी किस चीज में ज्यादा निवेश करे, जैसे सरकार ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो इसका मतलब उन मशीन टूल्स की वो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और जहां पे सब्सिडी अनुदान कम दिया जा रहा है वहां पे उन प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है जो आपके नोट्स में, इसका नाम है सिलेबस में लिखा है लॉ ऑफ डिमांड, वही आपका 8वां पॉइंट है, ध्यान रख लेना। 8वां पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी? वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है, उसका समझना टॉपिक। उससे पहले अपने 7 पॉइंट ध्यान में रखना है। 7 पॉइंट अपने कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले पढ़ा अपन ने टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस। फिर अपन ने पढ़ा सीजनल इफेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा पॉपुलेशन। फिर अपन ने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। फिर अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर अपन ने पढ़ा था इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा था गवर्नमेंट पॉलिसी। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें अपन ने पढ़ी। इन सब में मान लो कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। इन सब में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, यानी दीज रिमेन कांस्टेंट। दीज रिमेन कांस्टेंट। यदि इनको अपन कांस्टेंट मानते हैं, स्थिर मानते हैं, क्या मानते हैं? इनको यदि अपन स्थिर मानते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे यानी सरकार ने टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सब्सिडी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, आपके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आया है, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आय में कोई परिवर्तन नहीं आया है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये बोल रहा है कि एक जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, उसकी प्राइस की वजह से कहीं ना कहीं उपभोक्ता उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा खरीदेगा ही खरीदेगा। दूसरे तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमांड। इसी फैक्टर को लॉ ऑफ डिमांड, इसमें लॉ ऑफ डिमांड इसी घटक पे आधारित है, ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमांड इसी ही घटक पे निर्धारित है। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल समझना कि आप मान लो, सपोज करो कि एक पर्टिकुलर स्टॉल पे आप हमेशा कुछ ना कुछ नाश्ता करने के लिए जाते हो, ठीक है ना? जैसे अपने जोधपुर का चौधरी मिर्ची बड़ा है, ठीक है ना? इसके यहाँ पे मान लो 20 रुपए में एक मिर्ची बड़ा देता है। कितने रुपए में देता है? 20 रुपए में देता है। प्राइस कितनी है? 20 रुपए। आप कितनी क्वांटिटी खाते हो? आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो? आप मान लो भी प्रेजेंट के अंदर सपोज करो कि भाई पूरे साल भर में 30 मिर्ची बड़े खाते हो। अब आप साल भर के लिए जोधपुर से बाहर चले गए, साल भर बाद वापस आए और आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं, इनकम वही है। और जैसे ही आप उसके पास गए, आपने बोला भाई मिर्ची बड़ा दे। अब 1 साल वापस जोधपुर में स्टेबल होने के लिए आ गए और भाई मिर्ची बड़ा दे। उसने बोला भाई मिर्ची बड़े की रेट तो कितनी है? 30 रुपए हो गई है। तो अपन जोधपुर वाले हेंगो पर लगाएंगे, बोला एडो पचकाई है, एडो भाई तू कहीं दे 20 रुपए 30 रुपए कर दी तू रेट। तो वो बोला खान तो देख,
यानी एक बार खा के तो देख, फिर पता चलेगा भाई अच्छा दे रहा है नहीं दे रहा है। और अपन ने खाया और अपने को स्वाद बहुत बढ़िया लगा, तो मैं बोल रहा हूं उस साल में अपन 30 की बजाय 40 खाएंगे। इसका मतलब कीमत बढ़ गई तो भी अपन ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वाद बदल रहा है। तो मैंने क्या बोला, स्वाद में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सब स्थिर रहने चाहिए। स्वाद जैसा पहले था यदि वैसा का वैसा स्वाद है और उसने रेट बढ़ा दी, तो अपन क्या करेंगे कि भाई 30 रुपये बढ़े था, मिर्ची बड़ो खाओ मेहनत की तो चौको कौन लागो। तो आप क्या करोगे, शायद इस साल आप 20 ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। तो ये सारे घटक स्थिर रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, आपके आय में भी कोई परिवर्तन नहीं है। और कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी ना तो उपभोक्ता उसकी क्वांटिटी कम कर देगा, और कीमत कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इन दोनों में संबंध क्या हुआ, ऋणात्मक संबंध। यानी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में क्या ऋणात्मक संबंध है। कैसे ऋणात्मक संबंध है, यदि सभी घटकों को हम स्थिर मानेंगे, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं, संबंधित वस्तु में कोई कीमत नहीं, कीमत में ठीक है, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है, सब कुछ सामान्य है और उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो आप ना चाहते हुए उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। देखो आप 30 खा रहे हो तो भी आपकी मांग तो है, डिमांड तो है। आप 20 खा रहे हो तो भी डिमांड है, कम कोई मात्रा कम होगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ मात्रा लिखा, मैंने क्या लिखा, क्वांटिटी लिखना, ध्यान क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्वांटिटी लिखा, ध्यान रख लेना कि मात्रा कम कर देंगे। हम मांग तो अभी भी कर रहे हैं, आप 30 खा रहे हो तो भी मांग है, आप 20 खा रहे हो तो भी मांग कर रहे हो, लेकिन आपने मात्राएं कम कर दी है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी, कोई भी वस्तु की कीमत प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जब भी अपन ध्यान रखना, जब भी अपने को कितनी क्वांटिटी परचेज करनी, कितनी यूनिट्स परचेज करनी है अपने को, जब अपन मात्रा तय करते हैं ना, तो मात्रा मतलब क्वांटिटी अपन जब तय करते हैं ना, तो क्वांटिटी हमेशा किस पर निर्भर करती है, हमेशा क्वांटिटी उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, ध्यान रख लेना ये बात। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम ये कहता है यदि सभी घटकों को सामान्य स्थिर माना जाएगा, यानी ये क्या एजम्पशन है, क्या है एजम्पशन, एग्जाम में पूछ लेना एजम्पशन। तो एजम्पशन क्या होता है भाई, सभी घटकों को हम सामान्य या स्थिर मानेंगे तभी क्या होगा, वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होगा। जैसे कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी, और मांग की मात्रा कम होगी तो वस्तु की मांग की, यदि कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। वापस बोल देता हूं मैं एक बार, सभी घटक स्थिर रहते हैं तो कीमत और मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होगा। जैसे कि कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, मांग का नियम। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं मांग का नियम। क्या लिखते हैं, मांग का नियम। मेरे हिसाब से एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया। तो मांग का नियम आपके दिमाग में आते ही आना चाहिए कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में हमेशा विपरीत ऋणात्मक हमेशा क्या होगा, संबंध होगा। यहाँ पे अपने सारे घटक पूरे होते हैं। वापस एक बार बताता हूं, मांग का नियम जब लागू होगा जब सभी घटक वस्तु की कीमत को छोड़कर सभी घटक स्थिर रहते हैं, उसी केस में क्या होगा, मांग का नियम लागू होगा, वरना मांग का नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपके घटक पूरे होते हैं, और इसके बाद में अपन मांग वक्र करेंगे और मांग डिमांड शेड्यूल करेंगे, अपन मांग तालिका करेंगे, मांग वक्र करेंगे, और मांग के नियम क्या अपवाद क्या होते हैं वो अपन करेंगे। मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में क्या नाम है, संचलन कब होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपांशन क्या होता है डिमांड का। तो ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।